ये हो गया बात कि बहुत सारे जगहों पे हम देखते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हीटर, जो हम हीटर आप स्विच ऑन करते हैं तो नाम ही बोल रहे हीटर, यानी जो हीट प्रोड्यूस कर रहा हो। तो वो क्या हुआ, आप जब स्विच ऑन करते हैं तब ना वो हीट करता है, तो दैट वी कैन से दैट इट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। या और जगह भी आप बात कर सकते हैं, जैसे बल्ब बल्ब भी इसी बेसिस पे है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं जिसको, वो इनकैंडेसेंट वर्ड बोलने के पीछे कारण ये होता है कि अगर कोई चीज जल रहा बर्न कर रहा हो, इतना ज्यादा एनर्जी देने लगा हो कि अब वो ग्लो करने लगे, तो वैसे केस में हम लोग इनकैंडेसेंट यूज करते हैं। जैसे बल्ब में क्या होता है कि उस फिलामेंट का टेम्परेचर जो होगा वो बहुत हाई होता है, और इतना हाई होता है कि वो ग्लो करने लगता है, जिसका हम लोग लाइट पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर हो जाता है कि वो ग्लो करता है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं इनकैंडेसेंट। इसीलिए उस बल्ब का नाम पड़ गया इनकैंडेसेंट बल्ब। अदरवाइज नियॉन बल्ब भी बोलकर काम चला सकते हैं आप। ओके, तो वो भी हीटिंग डिवाइसेस है। टोस्टर हुआ, वो भी हीटिंग डिवाइसेस है। आपका गीजर, इमर्सन रॉड, दीज ऑल आर हीटिंग डिवाइसेस। फ्यूज वायर भी अगर हम बात करें तो वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एमसीबी। एमसीबी आजकल आप सबके घरों में रहता है। फ्यूज नहीं लगा रहता है, ज्यादातर एमसीबी ही लगा रहता है। वो एमसीबी अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, यानी करंट के किस इफेक्ट पे बेस्ड है, तो क्या जवाब देंगे आप, बताइए तो। एमसीबी, वेरी गुड, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये नहीं सोचिएगा कि वो भी फ्यूज उड़ने में ही काम करता है तो वो भी हीटिंग डिवाइस है। नो, इट इज बेस्ट, एमसीबी इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन जो आप फ्यूज वायर लगाते हैं, जो आपके घर में बोर्ड के पास छोटा छोटा स्विच ऊपर प्लग ऐसा लगा हुआ होगा, जो रेड कलर का बगल में जलते रहता है, तो वो जो प्लग हुआ उसमें जो वायर लगा हुआ है वो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम लोग देखेंगे कि वो हीट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जनरल ऑब्जर्वेशन पे ना जाके हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर देते हैं और उस फार्मूला से बता देते हैं कि वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप पहले ये समझ जाइए कि वट एवर हीट इज प्रोड्यूस्ड is equivalent to the work done by charge। ठीक है, या आप एक छोड़ दीजिए यहाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी, आप यहाँ भी जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ये मैं हाथ रगड़ रहा हूँ, तो ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ, मेरा हाथ जो गर्म हुआ है, वो इसलिए गर्म हुआ कि मैंने जो यहाँ वर्क किया। यहाँ आइडियल सिचुएशन में मैं मानूंगा कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू द, ये जो हाथ मेरा गर्म हुआ, हीट। आइडियल सिचुएशन। तो यहाँ भी मैं वही ले रहा हूँ कि ये हीट जो है वो जरूर किसके बराबर होगा, दैट इज द वर्क डन बाय द चार्ज। ओके, तो वर्क डन हम लोग जान रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन बहुत पढ़े हम लोग। हाँ, जैसे अगर मैं रिकैप करूं, रिकॉल करूं, तो व्हाट इज पोटेंशियल? व्हाट इज पोटेंशियल? क्या हमारे बीच आयुष माधव हैं? अरे रे 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 रे। तो ओके, हाँ ठीक है। तो व्हाट इज पोटेंशियल? व्हाट इज पोटेंशियल?
What is potential? Potential is the work done by the charge in bringing infinity to the point in an electric field. याद है ना कि जैसे ये सोर्स चार्ज है ना, और आप एक टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं from infinity to the point in an electric field. That work done is what is potential. It means potential. In short, we can say that work done per unit charge. V is equal to W by Q. We have to find out W. So W is equal to QV. है ना? QV. Now, as we know that current is rate of flow of charge. Current is what? Rate of flow of charge. Therefore, we can write here I is equal to Q by T. And in place of this Q, we will use this expression Q is equal to IT. यानी ITV. Work done is equal to ITV. Okay, work done ITV हो गया. अब दूसरा हमको ये भी बताया गया ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या बताया भाई कि V is equal to IR. This is Ohm's law, है ना. तो मैं यहाँ V के बदले में IR पुट कर देता हूँ. तो ITIR यानी ये हो गया I स्क्वायर RT, यानी W is equal to I स्क्वायर RT. और मैंने शुरू ही कह दिया कि this work done is equivalent to the heat energy. Therefore, we can write H is equal to I स्क्वायर RT, है ना. यानी मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर करंट किसी कंडक्टर में जा रहा है तो उसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कितना करंट जा रहा है, कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है और कितना टाइम के लिए तुम उसको जलाए हो. क्या सही बात है? स्क्रीन ब्लैक है सर. अरे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT आ गया. यानी इस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग बात कर सकते हैं कि हीट किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. तो हीट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये हो गया. या उसी को और ब्रॉडली बोलिएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कितने पर यूनिट टाइम. अगर ज्यादा फ्लो करेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. करंट भी बोलिए. रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिस कंडक्टर में यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो भी करंट क्या हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा. टाइम, यदि ज्यादा देर तक आप जलाते हैं कोई चीज तो ज्यादा देर गर्म होता है. यहाँ थोड़ा सा देखो, ये नहीं कि एकदम फॉर्मूला जो बात बोला वो एकदम आप प्रैक्टिकली भी देख लीजिए कि प्रूव नहीं हो जाए. कहीं कहीं कुछ आपको डिफरेंस भी दिख सकता है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कर रहा है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय जो दो फिजिकल क्वांटिटी को आप रिलेट करते हैं तो बाकी को कांस्टेंट कर देते हैं. लेकिन नेचर में तो ऐसा नहीं ना बात होगा. नेचर में तो सब खेल खेलते होते जाएगा. जैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ एक नमूने के तौर पे कि जैसे बल्ब है, ठीक है, बल्ब. तो ये बल्ब में आपको वोल्टेज लिखा रहता है 220. ओके, 220. और 220 वोल्ट हो गया. हाँ, पावर जो होता है वो आप 100 वाट का बल्ब जलाए. ज्यादातर बल्ब पिछला जमाना का बल्ब इनकैंडेसेंट वो 100 वाट का ही होता था. तो 100 वाट का. तो अभी जो मैं फार्मूला क्रिएट करूंगा उसके आधार पे रेजिस्टेंस में लाऊंगा. जैसे अब तो मैं करीब करीब पहुंच ही गया कि दिस इज हीट इज व्हाट, एनर्जी. दिस हीट इज व्हाट, एनर्जी. और यदि मैं इलेक्ट्रिकल पावर निकालूं, क्या निकालूं? पावर. तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ?
वेरी गुड। आयुष माधव, बहुत दिन से तुम क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे, क्या बात था भाई? एनर्जी बाय टाइम। ठीक, एनर्जी के बदले मैंने आई स्क्वायर आर टी लिख दिया, टी टी कैंसिल हुआ, तो पावर का फॉर्मूला हमारा आ गया आई स्क्वायर आर। आया ना? बात समझना जरा। दूसरी तरफ ये आई को मैं ओम्स लॉ के तहत यदि बदल दूं, तो चूंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। ठीक, तो मैं यहाँ I के बदले में V बाई आर लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये कैंसिल हुआ, यानी P इज इक्वल टू हमारा हो गया V स्क्वायर बाई आर। हुआ ना? P इज इक्वल टू क्या हो गया? V स्क्वायर बाई आर। अब जरा इस एग्जाम्पल को लिया जाए। पावर है हमारा यहाँ पर 100, वोल्टेज है 220 और रेजिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक, रेजिस्टेंस जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये 22 कितना हो जाएगा ये? 2 2 2 2 4 2 2 4 484 484 होगा क्या? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ? हाँ, 100 गया, ये आया 484 ओम। आपने फॉर्मूला से पता किया कि अगर मैं 220 वोल्ट पे चला रहा हूं, पावर मेरे बल्ब का 100 वाट है, तो रेजिस्टेंस 484 है। लेकिन जब मैंने बल्ब का रेजिस्टेंस डिवाइस से मेजर किया तो वो इतना नहीं दिखा, वो मान लिया हमको मे बी 50 ओम दिख गया। ठीक, अब जब मैं तुम लोगों से बात कर रहा था कि अरे ये 50 ओम आ गया, जबकि यहाँ तो 484 आना चाहिए था, फिर मैंने किसी बच्चे को बुलाया और दिखाया, अब की बार मैं देखता हूँ 100 ओम है। तो फॉर्मूला तो यहाँ नहीं काम किया मेरा, ये तो कुछ से कुछ दे रहा है, ऐसा क्यों? मेरी बात क्लियर है ना? क्या बात बोला है मेरा, कौन है ये? आयुष माधव बोला है? नहीं नहीं बाबू, एटमॉस्फेयर क्या असर करेगा, है ना? एक्चुअली क्या हुआ कि आपने जो पढ़ा था रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो मेन हुआ कि जब आप बल्ब जला रहे थे तो शुरू में बहुत कम हीट था, यानी टेम्परेचर बहुत कम था, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा, इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ने लगा। बात समझे? यानी आप फॉर्मूला के हिसाब से तो ये ले आए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ तो वो सारे लॉ को ना ओबे करेगा भाई। आप पढ़ते हैं फिजिक्स में सारे में फ्रिक्शन को हटा देते हैं, इग्नोर द फ्रिक्शन, इग्नोर द, क्या नेचर में होगा क्या इग्नोर द फ्रिक्शन? नहीं ना होगा। वही बात यहाँ है कि यहाँ उसने वो भी फॉलो किया कि जो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो आप जब शुरू में जला रहे थे तो काफी कम टेम्परेचर था, काफी कम गर्म हुआ था, इसलिए रेजिस्टेंस कम था। लेकिन जैसे जैसे बल्ब ज्यादा देर जलते गया तो टेम्परेचर बढ़ते गया, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता। एक्चुअली ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। बात समझ में आया? ये जो आप डेटा लाए ना, दैट इज द मैक्सिमम, वैरी कर रहा है रेजिस्टेंस बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? आई स्क्वायर आर टी, यहाँ मैं फिर वही सेम उसी तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। तो H इज इक्वल आई के बदले में V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू हमारा हो गया V बाई आर, है ना?
तो ये यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। तो H इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू I के बदले में V बाई आर होल स्क्वायर आर टी, यानी V स्क्वायर आर टी, ये कैंसिल, यानी V स्क्वायर बाई आर टी। दिस इज द formula which involving the potential difference and resistance, and in this case current is involved. तो डिफरेंट फैक्टर को दिखाने के लिए ऐसा शो किया जाता है ना। फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं कि ये हमारा तो I है, ये R है ना, ये R को भी बदल सकते हैं हम लोग। ये क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा है R, उसके जगह पे VI मैं लिख सकता हूँ, है ना। ये एक शो कर देता हूँ मैं, R इज इक्वल टू V बाई I। तो जो मेरा यहाँ पर E इज इक्वल टू I स्क्वायर R है, उसके बदले मैं लिख देता हूँ V बाई I एंड T। I कैंसिल हुआ, यानी IVT। ये सब अपना कन्वर्सन है ना। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं। उसमें कुछ मैं और भी बात करूंगा, इस फार्मूला में भी मैं कुछ बात करूंगा कि किसी जगह पे हमको दिख रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और एक जगह दिख रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अंतर दिख रहा है ना। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये तमाम चीजों को मैं हटा दूं तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R दिख रहा है, और यहाँ पर मैं तमाम चीजों को हटा ये इसको हटा दूं इसको, तो ये प्रोपोर्शनल R दिख रहा है। क्या है बात, क्यों ऐसा, बताओ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो क्या बताता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि heat is directly proportional to the square of current. Heat is directly proportional to the resistance, and heat is directly proportional to the time taken to the flow of current. ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसमें ये सब फैक्टर बताया गया। तो फॉर्मूला से हम लोग पता कर लिए ये बात, है ना। तो अब है कि what are the practical application of heating effect of current। क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम लोग दो चीजों पे चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे हम लोग बल्ब में जो हम लोग फिलामेंट लगाते हैं, वो फिलामेंट क्या का होता है, बताओ। टंगस्टन। सिंबल बता सकते हो टंगस्टन का। W, टंगस्टन, गुड। टंगस्टन, इसका सिंबल W होता है, ठीक। तो ये टंगस्टन का क्या आखिर गुण था जिसके कारण मैंने इसको बल्ब बनाने में इस्तेमाल किया। तो उसका गुण ये था, यहां पर गौर कीजिएगा, लो रेजिस्टेंस और दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट। कुछ बच्चों को आश्चर्य हो रहा होगा कि सर ये लो रेजिस्टेंस लिखे। जो बच्चा पढ़ लिया होगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो उसको मालूम है कि जहां मुझे हीट चाहिए वहां उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, है ना, या उसको ग्लो करने का जरूरत है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे चला जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट मस्ट बी हाई। तो वो बात तो मेरा टैली कर गया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो चलो भाई बहुत ज्यादा 3000 टेम्परेचर रहता है, 3000 शायद, हाँ 3000
380, वेरी गुड। 80, बताओ कितना याद रखता है आयुष माधव, तुम लोग को याद है इतना? 3380, इतना तक याद किए हुए वो, वेरी गुड। तो इतने हाई टेम्परेचर पे वो तार को टिकना है बाबू, तो वो तार तभी ना टिकेगा कि जब उस पिघलेगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, तो इसलिए वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का है। तो चलो भाई सटीक बात। लेकिन दूसरा है कि ये कह रहा है फैक्टर कि रेजिस्टेंस यदि हाई होगा तो ही ज्यादा हीट देगा, लेकिन दिक्कत है कि ये लो रेजिस्टिविटी है, लो रेजिस्टेंस है। क्या है उस माधव, टंगस्टन का लो रेजिस्टेंस होता है कि हाई रेजिस्टेंस होता है? आयुष चला गया। हाँ हाँ, गूगल गूगल, लो रेजिस्टेंस होता है। ओके, लो रेजिस्टेंस। अब बात उठती है, ये मैं एक बार याद होगा कि मैंने टॉपिक में बताया था, इन बिटवीन यदि मैं भूल जाऊं, हाँ, कि ये आप आंसर तो यही लिखना है। अब लेकिन अब सवाल उठता है कि रेजिस्टेंस कैसे भाई लो रेजिस्टेंस आप रखें? तो दूसरा क्राइटेरिया मैंने यहां लगाया, हाँ वेरी गुड। दूसरा मुझे पढ़ाया गया कि R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। वो मुझे बताया कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी अगर मैं इतना मोटा तार लिया, एक इतना पतला लिया, तो ये R1 है और ये R2 है, तो मस्ट है कि R2 विल बी ग्रेटर देन R1 बिकॉज A1 इज ग्रेटर देन A2। ओके, चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फर्स्ट वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकंड वायर, therefore resistance of the second wire will be more than the resistance of the first wire because R is inversely। इसीलिए फिलामेंट बड़ा पतला होता है बाबू, एकदम थर 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 करते रहता है, हिलते रहता है। जरा सा ज्यादा दौड़ उड़ गया, मान लो अभी जला हुआ ही था, तुम कहीं से खोल के कहीं लगाए, पता चला वहां नहीं जला, क्यों? क्योंकि तो गया। इतना पतला रहता है। पतला करने के पीछे मकसद क्या रहता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। ओवर एंड आउट, समझ गया? क्या है इस मदद गूगल भाई? पक्का हुआ। हाँ, तो एक हम लोग बल्ब का बात कर लिए, और मैंने बताया ही कि इनकैंडेसेंट बल्ब कहने के पीछे कारण वही है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर की वो ग्लो कर जाए, वैसे केस में हम लोग इनकैंडेसेंट बोलते हैं। ओके, इसे पीला वाला बल्ब नहीं बोलना है, याद होगा ऑफलाइन में भी हम बोलते थे, याद है ना? नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर में यदि देखा जाए तो वो एक्चुअली एलॉय है, और एलॉय जो होता है ना, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। यहीं पर बात हो गया कि मैंने एलॉय लिया। एलॉय क्या का भाई? तो वो एलॉय होता है टीन प्लस लेड का। अब देखना होगा कि अभी क्या लिखता है, कुछ बुक में हम डिफरेंट भी देखें, लेकिन एक बार ये चेक कर लिया जाएगा। टीन और लेड इसका एलॉय होता है, एलॉय प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस। तो ये हमारा एक मकसद पूरा हो गया कि ये हाई रेजिस्टेंस का होगा, हाई रेजिस्टेंस। ओके, और दूसरा हमारा मकसद होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों भाई लो मेल्टिंग पॉइंट, क्यों हाई रेजिस्टेंस? उसके पीछे कारण है, यहां पर कारण हो गया I²RT। यानी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा, इन द केस ऑफ मेटल अलॉय। ओके, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों? उसके पीछे कारण है। कारण ये है
कि आपका जो घर में मेन वायर होता है, मेन वायर वो कॉपर का होता है और बहुत अच्छा कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन कभी कभी हम लोग से भूलवश क्या होता है कि हम लोग ये वायर है जहाँ प्लग लगा हुआ है उसमें बहुत सारा चीज इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी से हीटर लगा दिया, उसी से फ्रिज लगा दिया, उसी से बहुत सारा, तो करंट तो वो विड्रॉ ज्यादा करने लगेगा, है ना। अब कोई कोई लगा दिया यही तार से हीटर जला रहा है, कोई फ्रिज लगा जला दिया, कोई गीजर जला दिया। अब बेचारा तार तो मेन एक ही है ना, सारा करंट तो इसी से जाएगा। और ये फॉर्मूला कह रहा है कि आई अगर ज्यादा हुआ तो भी हीट ज्यादा होगा। और ये तो सबसे बड़ी बात की स्क्वायर है, स्क्वायर यानी आप 3 एम्पियर फ्लो कराइएगा तो 9 से असर पड़ेगा, 4 फ्लो कराइएगा तो 16, स्क्वायर, डबल उबल भी नहीं, स्क्वायर यानी भयंकर असर। करंट थोड़ा बढ़ा है, असर भयंकर। तो इससे क्या हुआ, करंट ज्यादा तो हीट ज्यादा, ये तार गर्म होने लगेगा। तार गर्म होने लगेगा, कभी कभी देखते हो घर में महक आने लगता है, स्मेल आने लगता है, हम लोग बोलते हैं तार जल रहा है, तार जल रहा है। सही में ठीक बोलते हो, तार जल रहा है। लेकिन करते क्या हो, कुछ नहीं। तो करना चाहिए, करना ये चाहिए कि आपको जो मेन वायर है वो इंटेंशनली वहां एक जगह कहीं कट किया जाता है, और कट करके वहां पर हम लोग लगाते हैं फ्यूज, जो कि एमसीबी आज के डेट में लगा हुआ, एमसीबी। वहां जो फ्यूज लगाते हैं, वो जो फ्यूज वायर लगाते हैं हम लोग, उस तार का ये गुण होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, हम जान रहे हैं कि रेजिस्टेंस से दिक्कत होगा, लेकिन हम तब भी लगा रहे हैं रेजिस्टेंस ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपसे जो गलतियां होंगी कि करेंगे आप ज्यादा, तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस इसलिए दिए कि थोड़ा ये और ज्यादा पहले गर्म हो जाए, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से थोड़ा ज्यादा पहले गर्म हो जाए, काम बिगड़ ना जाए मेरा, उससे पहले कि हम सतर्क हो जाए। सतर्क के लिए ऐसा किया कि रेजिस्टेंस ज्यादा रहने से वो ज्यादा गर्म होने लगेगा। यानी तुम हीटर उटर जलाओ, खाली एक आधी हीटर जलाया, फ्रिज जलाया, शुरू हो गया, वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हाई था, क्योंकि करंट को रेजिस्ट करेगा फ्लो होने में, तो जल्दी गर्म होने लगेगा। और गर्म होगा, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, बस ये तुरंत पिघल जाएगा और पिघल के टूट जाएगा। और आप बोलिएगा उस समय लगता है फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया तो आपको लगेगा कि जरूर मैंने लोड ज्यादा किया है इसलिए फ्यूज उड़ा है। इसलिए आप हीटर को हटाइए, फ्रिज को उड़ाइए और गीजर लगाइए। समझ गए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या एप्लीकेशन है? बोलो। पहले मैं जिक्र कर देता हूँ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ नहीं, पावर पहले चर्चा करना होगा। पावर, पावर, पावर क्या हो गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी P इज इक्वल टू W/T। और वर्क मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी W इज इक्वल टू QV, है ना। ये मैं यहाँ QV यहाँ पुट करता हूँ, QV by T, and this Q/T, this Q/T is I, therefore in place of Q/T we will write I, power is equal to IV हो गया, फर्स्ट फार्मूला ऑफ पावर, है ना, फर्स्ट फार्मूला ऑफ पावर हो गया। नेक्स्ट यदि हम देखें तो V इज इक्वल टू IR बाई ओम्स लॉ, है ना। ये मैं यदि यहाँ पुट कर दूं तो